कमेंट्री दिखा है, इस सारे जगह लाइनर यानी कि MCQ में आपका काफ़ी फ़ायदा होगा। चलिए सीधे टाइम ना वेस्ट करते हुए आपके क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। जो लोग भी ज्वाइन करते जाइएगा अपने अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन सभी लोगों को फ़ायदा हो सके। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज आपका 27 तारीख है। ज़िंदगी के हर मोड़ में हमें वही करना चाहिए जो हमारा दिल हमसे कहे, यानी जो भी आपका दिल कहता है, क्योंकि जो दिमाग कहता है वो मजबूरी होता है। यानी दिमाग जो है आपको पता है प्लस माइनस करता है, हिसाब किताब लगाता है, वो कैलकुलेट करके बताएगा, और जो दिल कहता है वो मंजूरी होता है, वो आपको दिल को संतुष्टि होता है, हाँ ये करना चाहिए। इस तरह से आपको जो भी कभी भी संशय होता है कि ये सब्जेक्ट पढ़ें या फिर कौन सा कैरियर चूज करें, या कहीं भी कोई डाउट होता है, तो अपने दिल की एक आवाज़ सुनिए। तो दिल की आवाज़ सिंपल भाषा में कैसे कहा जाए, तो लगेगा हाँ किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ हो जाएगा। इस एग्जामिनेशन को हम अगर देने जाते हैं तो नो डाउट्स प्रॉब्लम होगी, सब्जेक्ट का नहीं नॉलेज है, फिर भी एक अंदर से आवाज़ आएगी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें हम अच्छा कर सकते हैं, कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए सीधे टाइम ना वेस्ट करते हुए आपका क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। कितना आप लोग इसमें विश्वास करते हैं दिल और दिमाग पर, आप जरूर बताइएगा, अपने अपने विचार यहाँ पर प्रकट कीजिएगा। चलिए अभी आपका लाइव ये इस तरह से आपका सभी लोगों को दिखाई देगा। जितने भी लोग कनेक्टेड हो पाएंगे वो अपना चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने अपने फ्रेंड्स फैमिली सभी जगह। 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए जो भी लोग PDF या नोट्स की बात करते हैं, इसी वीडियो के लास्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। और डिफरेंट कई लगभग 8 से ज़्यादा ग्रुप आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा। टेलीग्राम में लगभग 450 लगभग 500 के आसपास वहाँ पर आपको मिल जाएगा कैंडिडेट, जो एक दूसरे का आपको हेल्प करते हैं, वहाँ पर आपको दिखेंगे। चलिए बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी को दिन लागू का निर्णय लिया गया, इसलिए क्यों लिया गया था 26 जनवरी को ही दिन? क्योंकि आप लोगों को पता है ऑलरेडी, भली बात ही आप लोगों ने पढ़ा होगा SCERT NCERT, जो आपको नोट्स भी रहा है या फिर आपने सेल्फ स्टडी के दौरान आपको जो जानकारी प्राप्त हुआ होगा। तो इसके विकल्प समकक्ष है। आपके पहला विकल्प है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। आपको पता है कि पूर्ण स्वराज की मांग किए थे नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू ने, और 26 जनवरी को ही फर्स्ट टाइम इन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसीलिए 26 नवंबर को 1949 को संविधान बनने के बावजूद भी इनको वेट किया गया 2-3 महीने के बाद, यानी कि फिर 26 जनवरी 1950 से ये हम लोग मनाने संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसका विश्लेषण देखें, बाकी ऑप्शन से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को शुभारंभ हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें 8 अगस्त को स्टार्ट हुआ था। यह शुभ दिन था, ऐसा कुछ नहीं है, और उपयुक्त में से कोई नहीं दे सकते हैं। 2011 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन आपको पता है दिसंबर में हुआ था 1929 में। कंबल चादर मैंने स्टार्टिंग में मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ाया था, यानी ठंड के टाइम में यहाँ पर हुआ था, और उन्हें वहीं पर पूर्ण स्वराज की उन्होंने घोषणा की थी, और तो फिर पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया, और आज़ादी के पूर्व 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। परंतु भारत जो है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। एक दिन पहले यानी 14 अगस्त 1947 को अपना नल्ला पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था। वो बोल रहा था मुझे पहले कर दो। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता दिवस प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी को तिथि को अविश्वसनीय बनाने हेतु, यानी कि इसको याद रखने के लिए हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, और तब से प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा, और इसके एक्सप्लेनेशंस में काफ़ी फ़ायदा है, इसको ज़रूर आप सुनिएगा जो भी हम बताते हैं, और इस सीरीज को कंटिन्यू किया जाए। और आपके 50 लगभग आपको 45 दिन का एग्जामिनेशन अभी से है, तो इसको कंटिन्यू किया जाए या नहीं किया जाए, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और किस तरह स्तर पर आपको ये सीरीज, क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्रीवियस टाइम सब कुछ ऑलमोस्ट कंप्लीट किया था, आप उसका प्लेलिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं।
ये देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने आपको बनाया था, यहाँ पर घटना चक्र पूरा कंप्लीट किया गया, लगभग 37-38 वीडियोज यहाँ पर बनी थी और ये पूरा कंप्लीट किया गया था। चलिए क्वेश्चन पर, दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान में शामिल है, क्या शामिल है? पहला ऑप्शन से 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, 12 सूचियाँ हैं, 371 है या 372 है, 381, तो सही है आपका पहला ऑप्शन 395 अनुसूचियाँ हैं, आर्टिकल है, अनुच्छेद है। और दूसरा है आपका 22 इसमें भाग हैं और इसके 22 इसमें भाग हैं, उसके बाद आपके हैं 12 सूचियाँ हैं। इसको विस्तार से देखते हैं। भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद है, परंतु ये सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड यानी को, खो, गो, यानी जैसे 19A, 19B इस तरह से आता है आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। टोटल 450 से अधिक है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग हैं, 395 395 अनुच्छेद है, 8 अनुसूचियाँ हैं थी। संशोधनों के बाद कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। कई अनुसूचियाँ भी जोड़ी गई है और उनकी संख्या 8 से बढ़कर के 12 हो गई है। तो ये पहला ऑप्शन आपका सही है। अनुच्छेद 395 है, 22 भाग है और 12 सूचियाँ हैं। भारतीय संविधान में है कितने आर्टिकल? अभी सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, तो आपको सी ऑप्शन 400 अधिक अनुच्छेद है, आर्टिकल है, जो कि उपयुक्त आप देख सकते हैं से अधिक, ये 395 के आसपास में होगा। ये आपका जो है 98 में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसके अनुसार ये आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके समकक्ष, संघीय सूची मिलान करना है। इसमें संघीय सूची किस प्रविष्टि में आता है? संघीय सूची आपका आएगा 97 प्रविष्टियों में। उसके बाद आपका आता है राज्य सूची 66 प्रविष्टियों में आएगा और संवर्धी सूची आपका 47 प्रविष्टियों में आएगा। ये देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, और बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। संघीय सूची जो आपके 97 प्रविष्टि आता है, वर्तमान में गणना के अनुसार 98 है। और राज्य सूची है जो कि 66, इसमें वर्तमान में गणना में 59 है। तो वर्तमान आप याद रखिएगा, और ये 2016 का रिसेंटली एग्जामिनेशन में पीढ़ी में पूछा गया था। संवर्ती सूची में प्रविष्टियाँ हैं 47 और वर्तमान में 52 है। इसमें 5 का इजाफा हुआ और इसमें 7 का लॉस हुआ है, इसमें 1 का लॉस हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न शब्दों पर विचार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समकक्ष है, बताइएगा। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष, सही शब्दों का विचार अनुसार क्रम दीजिए। इसका सही जो क्रम है आपका CA यानी सार्वभौमिक है, उसके बाद आपका समाजवादी है, उसके बाद आपका आता है धर्मनिरपेक्ष, लास्ट में आता है प्रजातांत्रिक। इसको सही क्रम में सब विचार अनुसार इस तरह से कर सकते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम यानी कि सार्वभौम यानी सभी लोग के लिए सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, ना कि धर्मनिरपेक्ष का। ठीक है, पंथ निरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो इसको आपको जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत इसमें जोड़ा गया था। देख सकते हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए, साधारण सा बहुमत चाहिए। 50% से ज़्यादा लाइए, आप इलेक्शंस के अब विजेता होते हैं और अपना सरकार बना सकते हैं। नए राज्यों में निर्माण में संशोधन हेतु 368, आपको पता है संशोधन के लिए कौन सा हम आर्टिकल यूज करते हैं? तो 368 यूज करते हैं, के तहत विशेष प्रक्रिया संविधान संशोधन प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार, यहाँ पर लिखा हुआ है के अनुसार, इस प्रकार की विधि में अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। तो एक नए राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन का एक कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण चाहिए, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं है। तो आपका भाषण एवं व्यक्ति का स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समता, अल्पसंख्यकों के अधिकार, या फिर आपका जीवन स्वतंत्रता का संरक्षण। तो कौन सा सही है?
इसमें आपका ऑप्शन ए सही है, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सही है। यानी उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं है। पहला भाषण में व्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है अल्पसंख्यकों को अधिकार, अल्पसंख्यकों का अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 29 यानी 29 अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यह गैर नागरिकों यानी विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो किसके तहत हम जो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं या फिर कोई भी आप बात करते हैं जहाँ भी आप रख सकते हैं बातों को, ये आपका अनुच्छेद 19 के तहत आपको मिला हुआ भाषण का यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 29 जो बताता है अल्पसंख्यक वर्गों के SC ST जो आपका वर्ग हैं उसको संरक्षण के लिए भारतीय नागरिकों में संविधान में किया गया। आई होप कि क्लियर किया गया। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि आपको याद हो। कई क्वेश्चन है इसमें गलत भी दिया गया है तो उसको भी हम जानेंगे। उन मौलिक अधिकारों को चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर भारतीयों को नहीं, गैर नागरिकों को नहीं, यानी कि विदेशी लोगों को नहीं प्राप्त है। भाषण में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इंडियन को प्राप्त है यानी कि जो भारत के निवासी हैं। कानून के समक्ष समता ऐसा कुछ नहीं है। अल्पसंख्यकों के अधिकार ये भारतीयों को प्राप्त है लेकिन विदेशियों को नहीं है। जीवन एवं स्वतंत्रता का संरक्षण दोनों को प्राप्त है इसमें, तो ये इसमें दोनों को प्राप्त है। कानून के समक्ष समानता भी ये दोनों को प्राप्त है। बट ये सिर्फ और सिर्फ ये दो जो फर्स्ट और थर्ड है स्वतंत्रता यानी भाषण अभिव्यक्ति फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसको कहते हैं, दूसरा है अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये सिर्फ इंडियन को प्राप्त है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके समकक्ष, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना खाली जगह के तहत हर नागरिकों का मौलिक अधिकार है। ये किसके तहत आपको ये मौलिक अधिकार दिया गया, कौन से अनुच्छेद के तहत है? तो इसका सही जवाब आपका आएगा सेकेंड 19A के तहत। फ्रीडम जितने भी आपके 19 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है तो इसके तहत आप 19A के तहत यानी 19 को कहिए या फिर A कहिए 1 कहिए, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर, यहाँ पे मान लीजिए आपने एक भवन बना लिया, आप कल के डेट में फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग है, एक भवन बना लिया आपने और इस भवन के तहत आप अपने झंडे लगाने के लिए तो आपको कौन सा अधिकार और कौन सा संविधान अनुच्छेद आपको देता है इजाज़त, तो ये है आपका अनुच्छेद 1 के तहत आप कर सकते हैं 19A के तहत। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना अनुच्छेद 19A या 19(1)A के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। आपको कोई भी इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और इसमें आपको कानून कभी भी आपको दखल अंदाजी या फिर कोई भी दिक्कत नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है? संशोधन करके आपको कब जोड़ा गया है इसमें? आपके ऑप्शन से 1 अप्रैल 2010 को, 1 अगस्त 2010 को, 1 अगस्त 2010 को या 1 अक्टूबर 2010 या 1 दिसंबर 2010 को। तो भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया यानी शिक्षा अधिकार आपका बन जाता है, ये आपका है अनुच्छेद 1 अप्रैल 2010 को ये जोड़ा गया। और इस तरह से याद भी कर सकते हैं, अभी अप्रैल का महीना है, सेकेंड चीज़ आपका फाइनेंशियली ईयर स्टार्ट होता था 1 अप्रैल से, 1/2010 से आपका शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। आपको याद रखने में कोई संशय नहीं होना चाहिए। 86वें संविधान संशोधन 2002 के अभी संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया है जिसके अनुसार राज्य के यानी 6 से लेकर के 14 साल आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार नियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू किया हुआ है। ठीक है, याद रहेगा 1 अप्रैल फाइनेंशियली स्टार्ट होता है, 2010 से ये लागू किया गया है शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 11 और ये 2000 प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह से ये क्वेश्चन हालांकि आंसर गलत है। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मकान का अधिकार। तो कौन सा आपका है मौलिक अधिकार के तहत आता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार सभी नागरिकों को वाक्य यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार भारतीय व्यक्ति के अधिकार में निहित है। यह भी एक
अतः ये मूल अधिकार है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार भी मानवाधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार है। इस प्रकार विकल्प ए और सी दोनों सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। अभी आप लोग को पता है कि बीपीएससी टीआरई 3 में 5 ऑप्शन मिलता है, तो वो एक से अधिक वाले ऑप्शन इसमें ई आप लगा सकते हैं। सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार ये आपको मौलिक अधिकार के तहत आता है। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के भाग 4 दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो ऑप्शन से समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मापदंड, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो भारतीय संविधान 4 में यानी भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्नलिखित में कौन सा सूचीबद्ध है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, यह है। समान नागरिक संहिता भी है। तो पहला, फर्स्ट और सेकेंड ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये आपका 60 से लेकर 62 प्री में उसके 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय संविधान के पिछले 41 साल का हम क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। तो कोई भी क्वेश्चन रिपीट होती है, पीछे का क्वेश्चन और ज़्यादा रिपीट होने की संभावना रहती है। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 यानी 39 में घो में यानी कि डी की बात करेंगे, समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है, जबकि अनुच्छेद 350 को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। हालांकि ये भाग 4 में उल्लेखित नहीं है, इसका प्रभाव भी निर्देशित तत्व भी जैसा ही है, परंतु ये राज्य द्वारा वादाकारी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताइएगा। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? मौलिक संविधान संशोधन आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका, 2001 में भी पूछा गया, 2008 में भी पूछा गया, तो ये आपका रिपीट होता है। भारत के नागरिकों मूल अधिकारों का विवरण संविधान के भाग 4 को में अनुच्छेद 51 को के तहत दिया गया है और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो इस तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो कहाँ करते हैं? सीधे या अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा, ये उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये स्टार्ट हो गया यहाँ पर से। तो सही जवाब है सीधे और अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति जो बनता है अनुच्छेद 52 के तहत बनता है, जिसमें से संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, जो कि आपका अनुच्छेद 53(1) में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद को कौन करता है? राष्ट्रपति का पद पर कौन होता है? तो कौन होता है आपका? तो भारत का उच्च मुख्य न्यायाधीश होता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश आपका होता है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं होते। ये रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए मैं ज़्यादा इस तरह विस्तार से बता रहे हैं। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र या हटाने जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पदभार का उपराष्ट्रपति को संभालना पड़ेगा। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं हो, कहीं चले गए या फिर वो भी बीमार है या फिर मृत्यु प्राप्त हो गया या त्याग दे दिए, उन्होंने रिजाइन दे दिए, तो उस स्थिति में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है या उनके ना रहने पर भी उसी उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उसमें उपलब्ध है राष्ट्रपति के कृत्यों यानी कामों को संपादित करेगा। राष्ट्रपति अधिकार अधिनियम 1969 के जिसमें आता है प्रेसिडेंशियल डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस बिल 1969 के तहत ये चार्जेज में है। ठीक है, याद रखिएगा, ये इसमें भी याद रखिएगा किसके तहत ये है, तो प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस बिल 1969 के तहत। नेक्स्ट है श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में क्रम है, उनका कौन सा क्रम रहा है? तो 12वां क्रम था। उसके बाद ये 2008 का क्वेश्चन था इसलिए, और ये पहली महिला राष्ट्रपति भी रह चुकी हैं। 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणराज्य के 13वें राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए थे। 25 जुलाई 2007 को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल
को व्यक्ति अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया तथापि कार्यकाल अनुसार उनका क्रम 14वां था। और यानी क्रम अगर देखेंगे तो 14वां है, लेकिन व्यक्तिगत के रूप में देखेंगे तो 12वां उनका स्थान था। 25 जुलाई 2017 से 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। ठीक है, उसके बाद अभी लेटेस्ट में कौन है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था करंट अफेयर्स के क्लासेस में। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो कौन सी क्रिया के बाद बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। तो कौन सी क्रिया के बाद? जब राष्ट्रपति अपनी जो कोई भी विधेयक अगर आपने लाया, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। संविधान अनुच्छेद 111 यानी 111 के तहत विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित थे। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम भी तभी बन जाता है जब सदन के सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके समकक्ष, बताइएगा। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रम कौन सा था? क्रमांक बताइएगा। अभी जो लेटेस्ट हो गए करंट अफेयर्स उसको जरूर देख के जाएगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन से क्रम के हैं व्यक्तिगत रूप से, और जो रैंक वाइज आपका है इनका क्रम जो भी था ये भी 12वां क्रम था। ठीक है, 12वें क्रम का। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्तिगत क्रमांक उनका 12वां था, जबकि उपराष्ट्रपति के रूप में उनका 13वां क्रमांक था। 11 अगस्त 2017 से एम वेंकैया नायडू देश के उपराष्ट्रपति हैं। अभी कौन है बता दिए, जगदीश करके नाम है उनका, जगदीप। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा जो भी है समिति का प्रधान होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान या अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत सरकार का कौन सा अधिकार सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो आपका है अटॉर्नी जनरल। कौन रखता है? अटॉर्नी जनरल। फिर से बताते हैं, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो अटॉर्नी जनरल है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए जाने वाले महानुवादी जिसको कहते हैं वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। भारत का महानुवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदनों के किसी भी संयुक्त बैठक में या सांसद की किसी भी समिति में बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता है। मत क्यों नहीं दे सकता है? अनुच्छेद आपका 88 में वर्णन है इसका। 88 में महानुवादी जो है अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, यानी जब तक उनको कार्य चलता रहेगा राष्ट्रपति का तब तक के महानुवादी अटॉर्नी जनरल का भी चलेगा। अपना पद धारण करता है। अनुच्छेद 76 4 में ये वर्णन है। अतः राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। 21 नंबर आपके समकक्ष है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन के कार्यवाही में भाग ले सकता है। ये सेम चीज़ें क्वेश्चन सेम पूछा गया है, तो महानुवादी अटॉर्नी जनरल कहिए या महानुवादी कहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, एक एमपी की सीट रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितनी अवधि तक अनुपस्थित रहता है? तो ये 2 महीने तक ये लगातार वो अनुपस्थित रहता है, कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं देता, जिससे बच्चों को अनुपस्थिति बनाना जरूरी होता है। प्रेजेंटेशन अभी आप लोगों ने सुना होगा 75% अटेंडेंस है तो अभी आप एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। तो उसी तरह से एक एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के जैसे अभी चुनाव हो भी रही है और 2 चरण के चुनाव हो चुकी है, तो उसमें 2 महीने के अगर आप अवधि में लगातार अब्सेंट रहते हैं तो उसको बाहर कर दिया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) के तहत संसद और अनुच्छेद 190 के तहत राज्य विधानमंडल के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिनों की अवधि तक सदन की अनुज्ञा उनके बिना यानी कोई भी अनुज्ञा उनको अनुमिना नहीं है। आप एब्सेंटी का जैसे होता है कि लीव लेके जा रहा है बिना अनुज्ञा बिना बताए, नो कॉल नो रिस्पॉन्स के रूप में आप देख सकते हैं, सभी अनुदेशों से अनुपस्थित रहता है, परंतु इस अवधि में सदन के सत्रावसान से निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित समय नहीं जोड़ा जाएगा। चलिए इसको देख सकते हैं, यानी वर्किंग आवर्स से देख कर सकते हैं वो जोड़ा जाता है।
राज्यसभा में होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, क्या है उसमें सदस्य के, ये सारे हैं। इसमें आपका आएगा राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 जो सदस्य होते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। टोटल 250 सदस्य होते हैं और 12 सदस्य जो है आपको मनोनीत किए जाते हैं। इसकी व्याख्या देखें, संविधान के अनुच्छेद 80(1) को ख में कहा गया है कि राज्यों के संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अधिक प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से मिलकर करके राज्य बनेगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल क्या है, 2 वर्ष में 1 बार समाप्त हो सकता है, या प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो सकता है, प्रत्येक 6 वर्षों में समाप्त हो सकता है, समाप्त होने का विषय नहीं है। तो हमारे संविधान के अनुसार राज्य का सभाकाल जो होता है वो कभी भी समाप्त नहीं होने का विषय है। तो ये देख सकते हैं अनुच्छेद 83(1) में इसमें के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, ये एक अस्थायी सदस्य है। अस्थायी याद रखने के लिए राज्य रो से स्टार्ट है, यहाँ सो से, यहाँ से देख सकते हैं। तो राज्य जो है अस्थायी सदन है और एक अस्थायी सदस्य कौन सा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके 1/3 यानी कि 1 तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं, यानी सेना जिसको कहते हैं रिटायरमेंट। इस प्रकार के राज्य सभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, हर एक 2 साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा 25 नंबर है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा का उसका सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। अनुच्छेद 79 यानी 89 के अधिनियम 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, अभी जैसा कि मैंने बताया वो पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। व्याख्या इसको आप पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो हम 4 ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा इसमें। तो ये पहला ऑप्शन है, धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। क्या ये सही है? बिल्कुल ही, धन संपत्ति के मामलों में राज्यसभा शक्तिहीन है, ये भी सही है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये नहीं है, आपका धन विधेयक की जो सभा है ये राज्यसभा में नहीं होती, ये गलत है। बाकी हम देखते हैं, लोकसभा द्वारा पारित किए जाने वाले राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है, ये सही है। राज्यसभा के किसी भी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा एक कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। तो इसमें हम जो गलत है, धन विधेयक को शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये गलत है। इसको देख सकते हैं अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 109(2) में कहा गया है कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिनों की अवधि में पारित करना होगा। साथ ही राज्यसभा सिफारिशों के सहित विधेयक लोकसभा को 14 दिनों में वापस करेगी। इससे ज्ञात होता है कि राज्यसभा धन संबंधी मामलों में शक्तिहीन है। ठीक है, आपको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, 28 नंबर क्वेश्चन है, धन विधेयक। इससे देखिए, आप जितने भी लोग क्लासेज कर रहे हैं, सबसे बेस्ट होता है आपको कोई भी एक आईना होता है आंकड़ा करने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो जो हम लोग आपको करा रहे हैं सीरीज, ये पूर्वालोकन बीपीएससी का घटना चक्र का, ये जरूर आप पूरा देखिएगा। ऑलरेडी मैंने कंप्लीट एक बार करा दिया है, लेकिन अब रिवीजन पर्पज से इसको जरूर आप ज्वाइन कीजिएगा। पर डे कोशिश करेंगे 1 घंटे 2 घंटे हम इसमें ला करके दें, ताकि आपको फ़ायदा हो सके। और चलिए, आप अपना विचार जरूर प्रकट कीजिएगा कि इस तरह का सीरीज हम कंटिन्यू करें या फिर आपको वीकली के बेसिस पे दें या मंथली बेसिस पर दें। आप जरूर अपना विचार प्रकट कीजिएगा, उसी के अनुसार आगे का क्लासेज होगा। धन विधेयक पेश किया जा सकता है, कब किया जाता है? केवल लोकसभा में, केवल अभी राज्यसभा में मैंने मना ही किया था ऊपर में, तो केवल लोकसभा में इसमें धन विधेयक प्रस्तुत पेश किया जा सकता है। धन विधेयक जो है लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ये 2017 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29, लेखानुदान बना है। लेखानुदान कैसे बना है आपका? तो बजट के लिए बना है। ठीक है, बजट के लिए बना है आपका।
बाकी कैग की रिपोर्ट को पर मतदान के लिए नहीं, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए ये भी नहीं, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन है तो ये भी नहीं आपका किया गया। तो इसको अच्छे विस्तार से जानते हैं व्याख्या के साथ। ये इस तरह से विनिमय विधेयक के पारित होने के बाद ही इस समय कित कोष से कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु सरकार के वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव आए और नई सरकार विनिमय विधेयक तुरंत नहीं लाए या किसी अन्य कारण से विनियोग विधेयक के पारित होने के पहले ही रुपयों की आवश्यकता हो तो अनुच्छेद 116 को के तहत लोकसभा लेखानुदान पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है। अनुच्छेद 116 में यह व्यवस्था है कि यदि आकस्मिक परिस्थितियों में सरकार को बहुत अधिक धन की आवश्यकता है तो जैसे युद्ध के समय में, तो संसद सकल राशि की स्वीकृति दे सकते हैं। इसे अनुदान कहते हैं, यानी कि इसे वोट ऑफ क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, इसको आप दोबारा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, किसको करती है? तो लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी को द्वारा अपनी रिपोर्ट से लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है। लोक लेखा समिति लोक व्ययों का नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों समेत कुल 22 सदस्य होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है, इसका उद्देश्य होता है लोक व्यय के दुरुपयोग और अनियमितता के सदनों के समक्ष उजागर करना होता है। यह उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की सिफारिश करती है जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं। समिति नियंत्रण लोक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार मान करके लोक व्ययों का परीक्षण किया जाता है, प्रति परीक्षण करती है। सामान्यतः विपक्ष के लोकसभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा जो की गई है। कब से? यानी जब भी इसका अध्यक्ष जो होगा विपक्ष के कोई होंगे। 1967 से 68 से लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्त लोक सभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताइएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो आपका कौन सा सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश के उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये गलत है, बाकी सभी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो इसका सही जवाब है आपका सी। इसमें नहीं पूछा गया था, जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं पर आप विस्तार से। सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल के अपील के सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो आपका राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल होता है। ठीक है, राज्यपाल। संविधान अनुच्छेद में वर्णन किया गया है 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। इसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। नेक्स्ट है, एक उच्च न्यायालय या न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, किसको संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को संबोधित करता है, यानी राष्ट्रपति को देता है। जैसे आप लेटर लिखते हैं तो किसको लिखते हैं? प्रिंसिपल को, जिसको भी संबोधित करके लिखते हैं। इसी तरह से उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद में की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद का कार्यरत रहता है, यानी कि सेना इसका रिटायरमेंट एज है 62 वर्ष। इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर युक्त यानी पत्र द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। 217 वन के साथ ही उसे सिद्ध कदाचार यानी असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत से जो उपस्थित या मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 द्वारा पारित प्रस्ताव से राष्ट्रपति के पद मुक्त किया जा सकता है। ठीक है, इसके अनुसार इसको पद मुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, भारत में चलित न्यायालय यानी जो है आपका चलित न्यायालय का मतलब है कि मोबाइल कोर्ट, इसका मानसूत्र है, कौन सा है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इनके मानसूत्र हैं, मानस सूत्र हैं। 4 अगस्त 2007 को
हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल सघन अदालत का उद्घाटन किया गया। इस का शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन ने किया। इसका मुख्य उद्देश्य जो है सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना। इस प्रकार के न्यायालयों को परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने की थी। तो बहुत अच्छी बात है। अब अपना विचार प्रकट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 नंबर क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो यह आपका राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा की जाती है अनुच्छेद 352 के तहत किया जाता है। 370 आप लोगों को पता है जम्मू कश्मीर से संबंधित है, और 360 356 ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या है। अनुच्छेद 352 यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है जिससे युद्ध, भ्रम, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो अनुच्छेद का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकता है तथा वह मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संशोधन 1978 में सशस्त्र विद्रोह पर प्रतिस्थापित किया गया। अनुच्छेद 355 संघ का यह कर्तव्य है कि भ्रम यानी बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करते। अनुच्छेद 356 यदि राष्ट्रपति किसी भी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो सकता है कि ऐसी स्थिति में उत्पन्न हो सकती है जिससे वह राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो 356 राष्ट्रपति शासन के लिए है। 360 यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भी भाग का वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल इशू अस्थायी संकट में है, तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। तो 360 आपका वित्तीय है और उसके बाद यानी फाइनेंशियल है। 352 आपका भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो इस तरह से आप बताइएगा कितनी बार ये कौन सा लागू किया गया है भारत में। चलिए आज यहीं पर रखते हैं, कल के डेट में 36 से आगे कंटिन्यू करेंगे और टोटल वीडियो इसमें देख सकते हैं आपका पॉलिटी का टोटल कितने क्वेश्चन है। जो भी PDF है SCRT या NCRT का लेना चाहेंगे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। उसका आप लाभ उठाइए, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए, रिवीजन कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। कोई भी एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आप लीजिए। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी चर्चा किया, उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। लास्ट 45 दिन में क्या करना है, लास्ट 50 डेज में आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका PDF में नाम आ सके। ये देख सकते हैं टोटल आपका क्वेश्चन है 201 क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन हम करेंगे आज 35 क्वेश्चन